हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 29 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उच्च शक्ति मुद्रा के घटक हैं? जनता द्वारा धारित मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा भंडार। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण वर्तमान में मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों के पास आरक्षित कोष और जनता द्वारा धारित मुद्रा, जिसमें आपके नोट और सिक्के आ जाते हैं, इनका योग है। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं का विस्तार करने और मुद्रा आपूर्ति का सृजन करने का आधार होती है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा वाला जो है ये इसके घटक हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा भंडार ये इसका घटक नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए, केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत सरकार के मुद्रीगत घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह सरकारी घाटे का वह भाग है जिसे पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। इसमें आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य के करेंसी नोटों का केवल मुद्रण शामिल है। मुद्रीकृत घाटा, जिसे सरकार को जाने वाले निवल बैंक ऋण, नेट बैंक ऋण के रूप में भी जाना जाता है, यह सरकारी घाटे का वह भाग है जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य के करेंसी नोटों का केवल मुद्रण शामिल है। तो ये आपका सेकंड वाला गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। इसलिए मुद्रीकृत घाटा अल्पकालिक ट्रेजरी बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों के शुद्ध निर्गमन और अनन्य रूप से आरबीआई द्वारा धारित रुपया के सिक्कों, आरबीआई के पास सरकार की कुल जमा राशि का ये योग होता है। तो यहाँ पर ये इसमें केवल करेंसी नोटों का मुद्रण नहीं शामिल है, बल्कि इसमें ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूति और आरबीआई की जो भी रुपए उसके पास होते हैं वो, और सरकार की जो संपत्ति आरबीआई के पास रखी है, उन सब का टोटल योग होता है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल 1। तीसरा प्रश्न है आपका, उपभोक्ता के व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार करों में कटौती करती है और घाटे वाला बजट चलाती है। हालांकि उपभोक्ता अधिक व्यय करने के बजाय बचत में वृद्धि करके इसकी प्रतिक्रिया देते हैं। उपभोक्ताओं का अग्रदर्शी दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित होता है कि सरकार की बढ़ी हुई उधारियों का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर इसका ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज सरकार द्वारा उधार लिए जाने का पड़ता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जा रहा है? रिकार्डो समतुल्यता, गुडहार्ट का नियम, ओकुन का नियम, ग्रैंडफादर क्लॉज। रिकार्डो की समतुल्यता का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो रिकार्डो का सिद्धांत है, इससे पता चलता है कि राजकोषीय प्रोत्साहन, जिन्हें घाटा वित्त पोषित सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कर कटौतियों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप निजी उपभोग में कमी होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में राजकोषीय नीति की प्रभावकारिता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो परिच्छेद लिखा हुआ है ये रिकार्डो समतुल्यता सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। नीति आयोग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। निपुण भारत मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि देश का प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंतर्गत, यानी ग्रेड 3 का मतलब जो आप अपनी क्लास 3 बोलते हैं, इसके अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। निपुण का तात्पर्य है समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यानी निपुण को अगर हम यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये मिलाकर हो जाएगा निपुण। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। निपुण
भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष, ना कि 6 से 14 वर्ष, यानी कि यहाँ पर ग्रेड 3 का बच्चा 3 से 9 साल के बीच में होता है। ग्रेड 3 तक के बच्चे 3 से 9 साल के होते हैं। तो निपुण भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना है। अधिगम का मतलब लर्निंग को अधिगम भी कहते हैं, सीखना के अलावा इसको अधिगम कहते हैं। सेकंड वाला जो कथन है यहाँ पर आपका ये कथन सही नहीं है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, ना कि नीति आयोग। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चौथे का डी, ना तो 1 और ना ही 2। पांचवा प्रश्न है बाप का, पशुधन गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। देश में पशुधन गणना वर्ष 1919-20 से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जा रही है। इसमें सभी पालतू पशुओं और उनकी गणना हेड काउंट को शामिल किया जाता है। इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। देश में पशुधन गणना की शुरुआत वर्ष 1919 से हुई थी, यानी 1919 में पहली पशुधन गणना हमारे यहाँ की गई थी और यह गणना 5 वर्षों में एक बार की जाती है। अब तक टोटल 20 पशुधन जनगणनाएं हो चुकी हैं। जनगणना मैं बोल रहा हूँ, पशुधन गणना हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। पशुधन गणना में सामान्यतः सभी पालतू पशुओं को शामिल किया जाता है और इन पशुओं की गणना हेड काउंट की जाती है, इनके सर गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरा वाला कथन जो है ये गलत है। यह गणना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की भागीदारी के साथ आयोजित की जाती है, न कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का बी, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में कुल स्थापित क्षमता में ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों को उनके योगदान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बात कर लें यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में बताना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, पहले कम, फिर उसके बाद ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो 31 मई 2021 तक जो सरकार ने अपना लक्ष्य रखा था नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता उस समय तक कितनी थी, 95.66 गीगावाट है। और इसका विवरण ऐसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कितना कितना है। पवन ऊर्जा के अंतर्गत यहाँ पर 39.44 गीगावाट है। सौर ऊर्जा के अंतर्गत इसमें 41.09 गीगावाट है और जैव ऊर्जा के अंतर्गत इसमें 10.34 गीगावाट है। यानी आप यहाँ पे अब लगा लीजिए इसको आरोही क्रम में। यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 3, 2, 1। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 6वें का बी, यानी 3, 2, 1। 7वां प्रश्न है आपका, 1950-1980 के दौरान कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस अवधि के दौरान भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। कृषि द्वारा योगदान किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी और इस क्षेत्र में उत्पादकता उस समय बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग उस समय किया जाता था और ज़्यादातर किसानों के पास आधारिक संरचना का यहाँ पर उस समय अभाव था। औपनिवेशिक काल का जो कृषि गतिरोध है ये हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया और इसका तात्पर्य यह है कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज जो थे इनके प्रयोग से खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि हुई। विशेष करके आप ये देखेंगे गेहूं और चावल का उत्पादन इसमें वृद्धि हुई और हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बन गए। हरित क्रांति से देश बहुत ज़्यादा उस समय लाभान्वित हुआ और आप ये देखेंगे 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 50 से 90 के दौरान कृषि क्षेत्र में इस अवधि के दौरान भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। सेकंड वाला कथन आपका सही नहीं है। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जैसे जैसे देश संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 और 90 के बीच की जो अवधि है इसमें सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई है और 1950 में
ये 50% से अधिक था उस समय, यानी उस समय जीडीपी में कृषि का जो योगदान था 1950 में वो कितना था, 50% के करीब था। वहीं आगे चलकर 1990 में योगदान जो था घट के कितना हो गया, 34% हो गया। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि द्वारा योगदान किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी आई। भाई जीडीपी में 50% का योगदान था कृषि का, 1990 में फिर 34% का रह गया, और वर्तमान में तो और कम है, वर्तमान में 17-18% के बीच में रह गया है। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसमें कमी आई है। तीसरा वाला कथन ये भी सही नहीं है। यहां पे लिखा हुआ कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई। गिरावट नहीं आई है। देखिए यहां पर आप भी देखेंगे कि 1990 के अंत तक देश की लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी। 1950 में कृषि पर आश्रित जनसंख्या जो थी वो 67.5% थी, जो 1990 तक थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट आई हो ऐसा नहीं है। आज भी आज के जो वर्तमान के आंकड़े देखते हैं तो उसमें भी आप ये पाते हैं देश की 60% जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जबकि एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो यहाँ पर आपकी कृषि पर निर्भरता में गिरावट नहीं आई है, बहुत माइनर गिरावट आई है। तो माइनर गिरावट आने की वजह से आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, केवल 1। 8वां प्रश्न है आपका, लागत जनित मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है यह मुद्रास्फीति श्रम और कच्चे माल जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। यह मुद्रास्फीति सदैव एक विस्तारित होती अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ संकेतक होती है। लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर इसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, यानी इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह वह मुद्रास्फीति है जो श्रम, कच्चे माल आदि जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। तो उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि की वजह से इन वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मांग स्थिर रहती है, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये सही नहीं है। यहाँ पे बोला गया है यह मुद्रास्फीति सदैव एक विस्तारित होती अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ संकेतक है। देखिए यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति की बात हो रही है, एक आपकी होती है मांग जनित मुद्रास्फीति, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेतक है, क्योंकि जब उपभोक्ता आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो वे अधिक व्यय करने यानी वे और ज़्यादा व्यय करते हैं और अधिक ऋण लेते हैं। इससे मांग में निरंतर वृद्धि होती है, इसका मतलब होता है उच्च कीमत है। तो जो यहाँ पर ये विशेषता बताई गई है ये लागत जनित मुद्रास्फीति की नहीं है बल्कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन की है, यानी ये डिमांड पुश इन्फ्लेशन जो होता है उसकी विशेषता बताई गई है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का ए, केवल 1। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है स्वायत्त लेन देन अदायगी संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे या आधिक से स्वतंत्र होते हैं। समायोजित लेन देन का तात्पर्य उस लेन देन से है जो स्वायत्त लेन देन से उत्पन्न होने वाले घाटे या आधिक को कवर करने के लिए होते हैं। जब देश का रिजर्व बैंक अपनी अदायगी संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय का उपयोग करता है तो इसे आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को उस समय स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात वे जब जो है पीओपी की दिशा से स्वतंत्र होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन इस हिसाब से बिल्कुल सही है। अब देखिए समायोजित लेन देन की बात हो रही है। समायोजित लेन देन उन लेन देनों को संदर्भित करते हैं जो स्वायत्त लेन देन के उत्पन्न होने वाले घाटे या आधिक्य को कवर करने के लिए होते हैं, और इनका निर्धारण जो है अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब अदायगी संतुलन में घाटा हो या आधिक्य हो तब इनका निर्धारण होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR और सामयिक चल निधि अनुपात
SLR के मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। इनकी कम से कम 25% शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में होंगी। इनके निवल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। लघु वित्त बैंक यानी इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा जाता है। ये एक निजी वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सेवा से वंचित और अल्प सेवा प्राप्त तबकों, जिनके अंतर्गत छोटी कारोबारी इकाइयां, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाएं शामिल हैं, इनसे जमा राशि स्वीकारने और उनको ऋण देने जैसी बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को आरंभ करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है इनका काम। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। लघु वित्त बैंक विद्यमान वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के सभी विवेकपूर्ण मानदंड और जो रेगुलेशन वगैरह हैं, जिनके अंतर्गत CRR और सामयिक चलनिधि अनुपात है, SLR है, ये शामिल है, इनके अधीन ये भी होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए यहां पर यह निर्धारित किया गया है कि लघु वित्त बैंकों की कम से कम 25% शाखाएं बिना बैंक वाले ग्रामीण केंद्रों में होंगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह भी सही है। इनके निवल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। यानी लघु वित्त बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र ऋण है, इसके लिए पात्र तबकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण के 75% हिस्से को ये प्रदान करेंगे। तो यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, अर्थोपाय अग्रिम बेस एंड मीन्स एडवांसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को संतुलित करने हेतु या केंद्र और राज्यों दोनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की सुविधा है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम रेपो दर से कम ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। विशेष आहरण सुविधाओं या विशेष अर्थोपाय अग्रिम के लिए आरोपित ब्याज दर रेपो दर के बराबर होती है। RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत जो आपके WMA या फिर बेस एंड मीन्स एडवांसेस हैं, ये प्राप्तियों और भुगतानों में किसी भी प्रकार के असंतुलन को दूर करने के लिए RBI द्वारा केंद्र और राज्यों को दिए गए अस्थायी अग्रिम होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये WMAs जो हैं, ठीक है, शॉर्ट में WMA मतलब आप समझ गए होंगे, बेस एंड मीन्स एडवांसेस। तो WMAs 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इसमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और एक होते हैं विशेष अर्थोपाय अग्रिम। ये दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहां पर अगर बात करें हम सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की, अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थोपाय अग्रिम जो होते हैं, इनके लिए फंडिंग यानी इनकी फंडिंग के लिए आरोपित ब्याज दर रेपो दर होती है। यानी इनके लिए जो ब्याज दर रखी गई है वो रेपो दर है। यानी रेपो दर जो रहेगी वही इनकी ब्याज दर होगी। यानी ये रेपो दर से कम ब्याज दर पर नहीं होंगे, बल्कि रेपो दर के बराबर ही होंगे। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और वहीं जो विशेष आहरण सुविधाएं हैं या विशेष अर्थोपाय अग्रिम है, जिनको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज बोला जाता है, तो इनके लिए जो ब्याज दर होगी वो रेपो रेट के बराबर नहीं होगी, बल्कि रेपो रेट से 1% कम होगी। यानी रेपो रेट से यहां पर कितनी 1% कम रखी जाएगी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत है, क्योंकि यहां पर सेकंड वाले की जो विशेषताएं हैं वो थर्ड में रख दी गई हैं और थर्ड वाले की विशेषता सेकंड में रख दी गई है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का ए, केवल 1। 12वां प्रश्न है आपका, वैयक्तिक आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है। निगम कर, वैयक्तिक कर अदायगी, सरकार से परिवारों को की गई अंतरण अदायगी, अवितरित लाभ। हम राष्ट्रीय आय को लघु श्रेणियों में उपविभाजित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों को प्राप्त होता है उसको पर्सनल इनकम या PI कहा जाता है। ये बात आप जानते होंगे। और जो PI की गणना है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों के द्वारा अर्जित की जाती है, इसमें से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, इसे अवितरित लाभ कहते हैं। तो अवितरित लाभ जो होता है ये परिवारों को उपार्जित नहीं होता है, इसलिए वैयक्तिक आय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय से वितरित लाभ को घटा दिया जाता है। यानी यहां पर अवितरित लाभ को इसमें से घटा दिया जाता है, अवितरित लाभ इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी ये अवितरित लाभ इसमें शामिल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो निगम कर होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, जो फर्मों की आय पर आरोपित होते हैं, इनको भी राष्ट्रीय आय से घटाना होता है, क्योंकि ये भी परिवारों की आय में शामिल नहीं होते हैं।
ठीक है, निगम कर भी बाहर निकल गए और अवितरित लाभ भी यहां पर बाहर निकल गया। अब कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं? वैयक्तिक कर अदायगी शामिल होती है और सरकार से परिवारों को दी गई जो अंतरण अदायगी है ये शामिल होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें शामिल होती हैं और यहां पे चूंकि पूछा गया कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय आय से बाहर रखी गई हैं, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय आय से बाहर रखी गई हैं, निगम कर और अवितरित लाभ इससे बाहर रखे गए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12 का ए, केवल 1 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन सहित बास्केट में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर है। हेडलाइन मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति है और हेडलाइन मुद्रास्फीति में इनके आंकड़ों में वस्तुओं की एक बास्केट जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, इनकी मुद्रास्फीति इसमें सम्मिलित होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कोर मुद्रास्फीति के आकलन में खाद्य और ईंधन मदों को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है और मुद्रास्फीति की गणना में यहां पर नोइज का मतलब क्या है कि परिवर्तन आ जाता है। तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ईंधन और खाद्य पदार्थों को इसमें से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर नहीं होती है, बल्कि ये कम अस्थिर होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है? पहला है, यह क्षेत्रक भारत में मानव संसाधन का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह बड़े उद्योगों की तुलना में निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक रोजगार के अवसर सृजित करता है। भारत में लघु उद्योगों का देश के सामाजिक आर्थिक और संतुलित क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान है। भारत में लघु उद्योग देश की औद्योगिक इकाइयों का 95% है, यानी हमारे यहाँ जो लघु उद्योग हैं वो देश की जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनका 95% है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों इनका कृषि क्षेत्र के बाद मानव संसाधन जो नियोजन करता है इनके संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी आज भी पहले नंबर पर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, ना कि आपका एमएसएमई सेक्टर। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। बड़े उद्योगों की तुलना में जो एमएसएमई है इस क्षेत्र में निवेश की गई पूंजी की प्रत्येक इकाई के प्रति रोजगार के अधिक अवसर ये सृजित करता है और यही कारण है कि इन्हें कम पूंजी और अधिक श्रम नियोजन वाला माना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है यहां पर 14 का बी, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित मापकों में से कौन सा राष्ट्रीय आय के रूप में संदर्भित किया जाता है? बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहां पर हमारे भारत के संदर्भ में कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद इसको यहां पर हमने लिया है, यानी यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के मापन में हम लोग कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को लेते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।